नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। रुकने का संकेत दिखाते, वाक्य का मतलब समझाते, कहाँ ठहरना कहाँ है चलना, विराम चिन्ह ही ये बतलाते। तो आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। वक्ता अपने भावों व विचारों को प्रकट करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। इसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे सुमित, बारिश तेज हो रही है। सचिन, ठहरो मत, जाओ। रोहित, बारिश तेज हो सकती है। सचिन, ठहरो मत जाओ। यहाँ सुमित ने सचिन को जाने के लिए कहा है, जबकि रोहित ने सचिन को जाने से मना किया है। रोहित और सुमित के कहने में यह अंतर वाक्य में अलग अलग जगह रुकने के कारण आया है। तो लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह जो हैं वो लगभग 20 से भी अधिक हैं। यहाँ पर हम कुछ विराम चिन्हों की व्याख्या करेंगे। पहला है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मयवाचक चिन्ह, छठा निर्देशक चिन्ह, सातवां उद्धरण चिन्ह, आठवां विवरण चिन्ह, नौवां योजक या विभाजक चिन्ह, 10वां कोष्ठक, 11वां विस्मरण, 12वां लाघव, 13वां पदलोप चिन्ह और 14 उपविराम चिन्ह। इनके अलावा जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं वो हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घोच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह आदि। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा, विराम मतलब रुकना, मतलब बहुत कम समय के लिए रुकना हो। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से भी कम समय तक रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, मोहन, श्याम और उदय यहाँ आएंगे। हाँ, मैं यह चित्र बना लूंगा। नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते आदि। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम का अर्थ है आधा विराम। अर्थ मतलब आधा, विराम मतलब रुकना। जब पूर्ण विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो यहाँ फूल माला चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम्हारी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ये झूठी हैं आदि। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। पूर्ण मतलब पूरा विराम। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और विस्मयवाचक वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। इसलिए इन दोनों वाक्यों में कभी भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, माली पौधों की देखभाल करता है, हमें अपना कार्य समय पर कर लेना चाहिए आदि। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में अनिश्चय या संदेह प्रकट करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्ठक में किया जाता है। जैसे सुमन, तुम कब आई? क्या कहा? वह परिश्रमी है। वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, वह क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय
मानी जाती है। यहाँ पर संदेह प्रकट किया गया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्ठक में दिया गया है। विस्मयवाचक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, खुशी, घृणा, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अरे बरसात होने लगी, आहा कितने सुंदर फूल खिले हैं, हाय चोरों ने सब कुछ लूट लिया, छी यहाँ तो कूड़ा फैला है, शाबाश तुम्हें ए ग्रेड मिला, वाह आदि। निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी के कहे वाक्यों से पूर्व, कहा, लिखा आदि क्रियाओं के बाद संवादों में किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या से पूर्व किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा हम स्वराज लाएंगे, अध्यापक ने लिखा पाठ दोहरा कर आना, राणा प्रताप देखो भामाशाह आ रहे हैं। ये सभी कुछ उदाहरण हैं निर्देशक चिन्ह लगे हुए वाक्यों के। उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को मूल रूप में लिखने, पुस्तक या कथन का मूल अंश उद्धृत करने, व्यक्ति, पुस्तक या उपनाम आदि के लिए किया जाता है। इसके दो भेद हैं, पहला है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी लेख, कविता, उपनाम और पुस्तक का शीर्षक लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामचरितमानस तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है, तो रामचरितमानस यहाँ पुस्तक का नाम है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। ग्रैसम का कहना था पुराना नोट नए नोट के चलन में बाधक होता है। ये उद्धरण चिन्ह लगे हुए हैं। अगला है विवरण चिन्ह, किसी कथन को विस्तार देना होता है या कुछ सूचना, निर्देश आदि देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ पे हमने विवरण चिन्ह लगाकर इस चीज को और थोड़ा सा विस्तार दिया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं या राजा दशरथ के 4 पुत्र कौन कौन है, नाम उनके दिए हुए। अगला है योजक या विभाजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों सा, सी, से आदि से पूर्व, शब्द युग्मों मतलब 2 शब्द एक साथ दिए हुए हों वहाँ पर, द्वित्व शब्दों, 2 विलोम शब्दों के बीच, पूर्णांक से कम संख्या भाग बताने के लिए किया जाता है। जैसे सुख दुख, आगमन प्रस्थान, जीवन मरण, यश अपयश, हिरणी सी आंखें, अभी मैंने बीच में आपको बताया था सा, सी, से आदि से पूर्व, तो हिरणी सी आंखें, तो हिरणी और सी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है हमने। मोती से अक्षर, फूल सा बच्चा, उठते बैठते, सोते जागते, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, 1/3, 1/4, इन सभी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है कोष्ठक। यहाँ पे 3 तरह के कोष्ठक दिए हुए हैं। तो कोष्ठक में उस अंश को दिया जाता है जो वाक्य का मुख्य अंश होने के बाद भी अलग से दिया जा सके। यहाँ पर नाटक या एकांकी में निर्देश जो दिए जाते हैं वो भी कोष्ठक में लिखे जाते हैं। जैसे वो रोता हुआ आ रहा है, हंसते हुए बोला, गुस्से से, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम ज़्यादातर कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हैं, तो राष्ट्रीय त्यौहार लिखा है तो दोनों को हमने कोष्ठक में डाल दिया कि राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायक हैं। यहाँ लेखन सामग्री मिल जाएगी, लेखन सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सभी इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में या कोष्ठक में दिया हुआ है। प्रायः बड़े कोष्ठक और मंझले कोष्ठक का प्रयोग गणित के सवालों को हल करने में किया जाता है। तो जो बड़ा कोष्ठक और मंझला कोष्ठक होता है ये आपको मैथ्स में या गणित में मिलेगा। अगला है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। अक्षर, पद, पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर छूटे हुए अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु
वाक्य के अंश के नीचे विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पिताजी के साथ गया, अब यहाँ पर दिल्ली शब्द छूट गया है, यहाँ पर हमने चिन्ह लगाया है और लिखा है ऊपर उसके दिल्ली। मैं पिताजी के साथ दिल्ली गया। दूसरा उदाहरण, हमें अपना कार्य चाहिए। अब यहाँ पे हम एक शब्द भूल गए हैं, उसे लिखने के लिए हमने विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया है और साथ में लिखा है स्वयं करना, तो ये विस्मरण चिन्ह है। अगला है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे संक्षेपण चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए उ लाघव चिन्ह और प्र लिख देते हैं। डॉक्टर के लिए डॉ और लाघव चिन्ह लगाया जाता है। इंजीनियर के लिए इंजी और लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस तरह से बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पदलोप, जब किसी अवतरण का पूरा उदाहरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कुछ ही हिस्सा उस अवतरण का या उस पैराग्राफ का हम लिखते हैं और बाकी को हम डॉटेड लाइन से छोड़ देते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी। उपविराम विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होने के कारण इसका प्रयोग कम ही होता है। जब किसी कथन को अलग दिखाना या स्पष्ट करने के लिए करना हो तब हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पे ये दो बिंदु के रूप में होता है और यहाँ पे कथन को अलग और स्पष्ट करने के लिए हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।